बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम FIA गेस पेपर 1 को पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। रिटन टेस्ट की बाकायदा तैयारी आपकी शुरू करने जा रहे हैं। चूँकि लोगों के फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वो लोग अभी रिटन टेस्ट की तैयारी करने के लिए वो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने सोचा है कि बेस्ट तरीका यही है कि आपको इसके गेस पेपर बनाकर, लोगों की डिमांड आ रही थी, कैंडिडेट्स की डिमांड आ रही थी कि हमें आप गेस पेपर दें, तो 100 क्वेश्चंस का ये पेपर 1 आपके सामने लेकर आए हैं। इसको इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखें। बहुत सारे क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं प्रीवियस पेपर्स में, उनको हम यहाँ पर आज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। इंग्लिश का पोर्शन सबसे पहले मैंने ऐड किया है। आपके पेपर टाइप के हिसाब से पहले भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है और आखिर में भी हो सकता है। तो चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। ही इज़ प्रोफिशेंट डेश फ्रेंच एंड जर्मन। यहाँ ज़ुबान की बात हो रही है। प्रोफिशेंट का मतलब होता है कि बहुत माहिर है या बोलने में बहुत रवानी से बोलता है। क्या वो फ्रेंच और जर्मन ज़ुबान जो है वो बहुत रवानी से बोलता है। तो प्रोफिशेंट जो है वो माहिर को बोलते हैं, और उसका मतलब ये है, उसके साथ प्रेपोजिशन जो आएगा वो आएगा इन। इन हमेशा इसके साथ यूज़ होता है। जहाँ कहीं भी ज़ुबान की बात हो, ही इज़ प्रोफिशेंट इन इंग्लिश या ही इज़ एक्सपर्ट इन राइटिंग इंग्लिश, तो ज़ुबान के साथ हमेशा जो है वो इन आता है। तो पहले का ए ऑप्शन सही है। इस पेपर के एंड में ये PDF आपको मिल जाएगा और एंड में आंसर की भी दी हुई है। ये कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन के लिए है, तो इसको आप आखिर तक देखें और कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल या व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो आपको ये व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन। तो पहले का ए ऑप्शन हमने सही किया, इसकी की आखिर में आपको मिल जाएगी। सिलेक्ट दी सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कि जो बहुत सीधा बोलने वाला होता है, मुंह पे बोल देने वाला होता है, मुंह फट कह दें, या जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ जिसको बोलते हैं। तो ऑब्स्टिनेट का सिमिलर वर्ड आपने बताना है कि जिसकी माना ऑब्स्टिनेट जैसी ही हो। तो फ्लेक्सिबल का मतलब तो थोड़ा सा लो लिहाज करने वाला होता है। वीक का मतलब तो कमज़ोर होता है। हम्बल का मतलब बहुत आजिज़, ठंडी तबीयत का बंदा। लेकिन स्टबबॉर्न थोड़े गर्म तबीयत का बंदा होता है। उसके मुंह पे जो भी बात हो वो उस टाइम बोल देता है, या उसको जो बात पसंद ना आए तो वो सामने बोल देता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, स्टबबर्न। ठीक है जी। तीसरा है सिलेक्ट दी एंटोनाइम ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब आप देखें कि जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला, या सॉरी, प्रूडेंट का मतलब बहुत अक्लमंदी से काम करने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए में है वाइज, ये भी अक्लमंद। केयरफुल मतलब ख्याल से चलने वाला। और सी में रैश। रैश का मतलब होता है कि जो ख्याल बिल्कुल ना करे और जो है ना डिसऑर्गेनाइज्ड बंदा हो, उसको कहते हैं रैश। और सेंसिबल का मतलब जो अपने सेंसेस से काम करे, अकल वाला हो। तो इसमें प्रूडेंट का एंटोनाइम बताना है, उल्टा मतलब बताना है, तो वो है सी ऑप्शन, रैश। ठीक है जी, उल्टी मीनिंग बतानी है, एंटोनाइम बताना है। चौथे में है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है जी, इसमें जो है वो यूनैनिमसली जो है वो यहाँ अंडरलाइन करना मैं भूल गया हूँ इसको। तो ये जो है वो क्या है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या ये एडवर्ब है। ठीक है जी। तो जो कमेटी बनाई हुई थी 5 से 6 लोगों की, उसने जो प्रपोजल था यानी उनका जो फैसला था वो उसको अप्रूव कर दिया, उसको मान लिया यूनैनिमसली। यानी उनमें से कोई भी उनके आपस में तकरार नहीं था। यूनैनिमसली जो है वो अप्रूव को कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे एडवर्ब। फिर है नंबर 5 पे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अली सेड आई हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। ये आपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच पे करना है। ठीक है, इसको नरेशन कहते हैं।
तो अली सेड आई हैव कंप्लीटेड, यहाँ देखें आप, यहाँ पर पास्ट है तो अंदर वाले का टेंस भी चेंज होगा, अंदर वाले के प्रोनाउंस भी चेंज होंगे। तो अंदर वाले में देखें आप हैव है, यानी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो आप यहाँ देखेंगे जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उसको उसके करीब करीब हम जाएंगे। अली सेड दैट ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, तो ये ही कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म दिखा रहा है यहाँ, तो इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो ये गलत होगा। अली सेड दैट ही हैज़ दिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आ गया दोबारा, तो ये भी नहीं हो सकता। अली सेड दैट ही हैड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आया है। तो चौथे को देखें, अली सेड ही कंप्लीट्स, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो ये जो पास्ट परफेक्ट वाला है इसको भी हम गौर से देखेंगे पूरा जुमला सही है भी या नहीं। अली सेड दैट ही हैड, ही आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो वो प्रेजेंट के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। अली, तो अली का जो प्रोनाउन होगा वो ही आएगा, ठीक है जी। हैड यानी हेल्पिंग वर्ब भी सही है और कंप्लीटेड वर्ब भी सही है, थर्ड फॉर्म है। हिज असाइनमेंट, माय जो है वो क्या है, इसी का ही जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है जी। तो हिज जो है वो माय के हिसाब से आएगा, प्रोनाउन जो है वो इसके हिसाब से चेंज होते हैं, तो ये असाइनमेंट तो असाइनमेंट ही रहेगा। तो ये इस हिसाब से देखें कि इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हुआ, यानी अगर वो चारों आपको दे देते हैड में तो फिर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होनी थी और आपने बाकी चीज़ों को देखना था। ये जो प्रोनाउन है इसको देखना था और इसको देखना था, ये जो प्रोनाउन है, ठीक है जी, तो इनको देखना था, यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। और फिर दैट का भी देखना था, लेकिन ये बिल्कुल इजी इसने दे दिया कि सिर्फ एक में ही पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है, तो वो हमारा सही है क्वेश्चन। चूज दी करेक्ट सेंटेंस, चूज दी करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया अभी। नीदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो जुमला बिल्कुल सही होगा वो हमने चूज करना है, नीदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, ठीक है। नीदर हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसमें हमेशा नीदर जो है वो अपने साथ प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब लेता है, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हमने गौर करना है, ठीक है जी। नीदर यानी बॉयज में से कोई भी नहीं, ये नीदर हमेशा सिंगुलर की बात कर रहा होता है, भले यहाँ पर बॉयज में प्लूरल है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर की बात करता है कि बॉयज में से कोई एक भी नहीं, बॉयज में से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं था, यानी वो क्लास में किसी क्लास की बात कर रहा है कि इस क्लास में तमाम बॉयज़ में से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं था। तो पहले में वर है तो ये गलत होगा, ठीक है जी। नीदर ऑफ द बॉयज़ वाज प्रेजेंट, ठीक है, तो ये सही लग रहा है। फिर तीसरे को देखेंगे, नीदर बॉयज़ वर प्रेजेंट, नहीं ये भी नहीं। नीदर ऑफ दी ऐसे हमेशा आता है, इसके जो तरीका होता है वो इस तरह से आता है। नीदर बॉय वर प्रेजेंट, नहीं ये भी नहीं। ये हमेशा एक में ही प्रेजेंट है, तो एक में ही सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए नीदर हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 7 नंबर पर आ जाते हैं, चूज दी करेक्ट मीनिंग ऑफ मैग्नेनिमस, ठीक है। ये अगेन इसकी मीनिंग पूछ रहा है या सिनोनिम पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेनिमस का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा बड़े दिमाग वाला, बड़ी तबीयत वाला, या जो माफ़ करने वाला, या जो सखी होता है उसको कहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शंस देखेंगे अगर आप, तो आपको जेनरस और फॉरगिविंग, माफ़ करने वाला, ठीक है, और सखी, फिर दूसरे में है एंग्री, डिसऑनेस्ट, कॉवर्डली। ये तीनों जो हैं ये इसके अपोजिट नज़र आ रहे हैं दिखने में। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स। हार्डली हैड ही अराइव्ड डैश द मीटिंग स्टार्टेड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो टेंस का क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है, और इसमें जो है वो हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आता है, ठीक है जी। हार्डली हैड ही अराइव्ड यानी मुश्किल से वो पहुंचा ही था जब कि मीटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है जी।
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, वैन इसमें आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, चूज द एंटोनाइम ऑफ अबंडेंट। ठीक है जी, ये पहला गेस्ट पेपर था इसलिए मैंने इसमें थोड़े से ज़्यादा डाले हैं एंटोनाइम और सेनोनाइम्स। नेक्स्ट में थोड़े से एंटोनाइम्स सेनोनाइम्स कम करके इसके दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस हम करेंगे, जिस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया और ग्रामर और जो है वो स्पेलिंग्स वगैरह, ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अबंडेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होना किसी भी चीज़ का, वाफिर मिकदार में मौजूद होना, लेकिन यहाँ पे हमने उलट बताना है, एंटोनाइम बताना है। तो पहले का है प्लेंटिफ, प्लेंटीफुल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव का मतलब भी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद, स्कार्स का मतलब बहुत कम मिकदार में मौजूद, और एडिक्वेट का मतलब कि ठीक अच्छी खासी मिकदार में होना किसी भी चीज़ का। तो एंटोनाइम अबंडेंट का होगा सी ऑप्शन, स्कार्स। फिर जी 10वां है सिलेक्ट दी करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ये अभी एक जुमला दिया हुआ होगा उसमें जिसमें प्रॉपरली उसको पंक्चुएट किया होगा, यानी उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर आपने सब देखने हैं उसमें, तो वो चीज़ आपने यहाँ नोट करनी है। हाउ एवर आई डिसएग्रीड विद हिम, हाउ एवर के साथ हमेशा कॉमा आता है, ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पे नोट करना है, पहले में नहीं है। दूसरे में हाउ एवर आई डिसएग्रीड विद हिम, ठीक है जी, तो हाउ एवर के बाद यहाँ पर कॉमा दिया हुआ, हाउ एवर आई के बाद कॉमा दिया हुआ है, डिसएग्रीड विद हम, इसमें भी ये आई के बाद कॉमा की कोई वजह समझ में नहीं आ रही। और हाउ एवर के बाद चौथे में कॉलन, सेमी कॉलन दिया हुआ है, हाउ एवर आई डिसएग्रीड विथ हिम, और फिर कॉमा भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर डिसएग्रीड वर्ब के बाद कॉमा देने का कोई खास मकसद समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बी ऑप्शन इसका, हाउ एवर कॉमा आई डिसएग्रीड विद हिम, ये सही रहेगा। ठीक है जी। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, ये अभी जनरल नॉलेज का सेक्शन शुरू हो गया। पहले 10 क्वेश्चंस जो थे वो हमने शामिल किए इंग्लिश के। तो हेडक्वार्टर ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 10 मुल्कों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 10 मेंबर हैं टोटल, और शंघाई SCO कोऑपरेशन जो है वो मेनली चाइना और रशिया ने ये बनाई थी, और कार्स जो कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उन्होंने ये बनाई थी, और ये रीजनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मुख्तलिफ, पाकिस्तान भी इसका भी मेंबर बन चुका है और इंडिया भी इसका मेंबर है। गालबन 2017 में ये मेंबर इसके बने थे परमानेंट, पाकिस्तान और इंडिया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के शहर में होगा, जाहिर सी बात है, चाइना पावरफुल कंट्री है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ए ऑप्शन सही है, बीजिंग। कुछ आपने अपनी विट से भी सही करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम से ही बताया जा रहा है, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन है जो कैंडिडेट्स भूल जाते हैं। जिस तरह से शंघाई है ना, तो उसमें शंघाई का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ होगा, S का मतलब है शंघाई, शंघाई का भी ऑप्शन आपके सामने आएगा, तो आपने शंघाई नहीं करना, ठीक है, ये उलट है इसका। इसमें बीजिंग है, चाइना का शहर है, दोनों शंघाई और बीजिंग दोनों, शंघाई भी बड़ा शहर है, लेकिन बीजिंग जो है जिस तरह से चाइना का कैपिटल है, इसी तरह से इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा नोट करने की चीज़ें आपको बता दी कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आपने देख लेना है कि उलट है, शंघाई नाम में है लेकिन शंघाई में इसका हेडक्वार्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि विच कंट्री होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप 2022। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो कतर में हुआ था। बहुत शानदार ऑर्गेनाइज किया था, ग्राउंड बहुत अच्छे से बनाए थे उन्होंने, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें की गई थी। जिस तरह से ग्राउंड में लिक्वर जो है वो लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ पे सेल करने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह से इसको जीता किस मुल्क ने, इसको जीता अर्जेंटीना ने, लियोनेल मेसी की टीम ने जीता, बहुत सालों बाद इसको जीता था। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कतर में मुनक्किद हुआ था जी, ठीक है। अब आपने इसके साथ साथ अभी देख लेना है 2026 में दोबारा होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप, इसको भी आपने अभी देख लेना है कि वो कहाँ पर होने जा रहा है। फिर है जी द करेंसी ऑफ हंगरी। हंगरी यूरोप का मुल्क है, इसकी करेंसी जो है वो आपने बतानी है जी। अभी देखें, ये एक इतना इम्पोर्टेंट कंट्री नहीं है, लेकिन अभी जो FIA वाले हो गए या दूसरे जितने भी
टेस्टिंग सर्विसेज टेस्ट ले रही हैं वो मशहूर मुल्कों के करेंसीज नहीं पूछ रही, जिस तरह से यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इनकी करेंसीज पूछ ली। ये तो अभी सबको याद हो गई है, चाइना की वैकेंसी, जापान की करेंसी, तो ये अभी सबको याद हो गई हैं कैंडिडेट्स को, तो उनको शॉर्टलिस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए जो है वो छोटे छोटे मुल्कों की करेंसीज और कैपिटल पूछते हैं, जिस तरह से अभी सीसी 2 दिन पहले हुआ है, SPSC ने लिया है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने, तो उसमें कैपिटल पूछा था। यूरोप के मुल्क बहुत छोटे मुल्क हैं, लिechtenstein का, उसका पूछा हुआ था जी। तो अभी देखें करेंसी हंगरी की जो है वो है फॉरेंट, सी ऑप्शन इसका सही है। तो आपने इस तरह से चीज़ें याद करनी है, जिस तरह से मिसाल के तौर पे ये हंगरी की करेंसी थोड़ी अलग है, और इसी तरह से तुर्की की लीरा होती है, मलेशिया की रिंगत होती है, और जो है वो इसी तरह से इसराइल वगैरह की इनकी वैकेंसी करेंसीज अलग हैं। तो ये आपने इनको लाजमी देखना है जी, ठीक है। थाईलैंड की बहत है, तो ये इनको लाजमी देखें। फिर है जी 14वां, द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 14वां सवाल है, इसमें हेडक्वार्टर बताया गया है कि नेटो जो है यूरोपीय मुल्कों की और अमेरिका का एक इत्तेहाद है, ये एक फौजी जंगी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। यूरोप के ऊपर कोई भी हमला होगा तो ये यूरोप की ये जो है वो इत्तेहादी फ़ौजें जो है वो मुत्तहिद होकर उसके ऊपर हमला करेंगी, ठीक है। यूरोप के बचाव के लिए, डिफेंस के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, बेसिकली USSR के अगेंस्ट बचाने के लिए यूरोप को बनाई गई थी, ठीक है जी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में वाक़या है, बेल्जियम का ये दारुल हुकूमत है ब्रसल्स, वहाँ पर ये वाक़ है, ठीक है जी। फिर है जी 15, विच कंट्री होस्टेड 2024 समर ओलंपिक, 2024 की जो समर ओलंपिक्स हुई थी वो कौन से शहर में हुई थी, कौन से मुल्क में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन सही है, पेरिस में, जो कि फ्रांस का शहर है, यहाँ पर 2024 की समर ओलंपिक्स हुई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, अभी आपने इसके साथ ये भी देखना है कि 2024 के बाद 26 में होगी, विंटर ओलंपिक्स हो गई है, ठीक है जी, फरवरी के महीने में हो के गुजरी है, तो वो कहाँ पर हुई थी, ठीक है जी, वो हुई थी इटली के शहर में, ठीक है जी, इटली में मुनक्किद हुई थी विंटर ओलंपिक्स, फरवरी के महीने में हो चुकी है। अभी आपने देखना है 2028 की जो समर ओलंपिक्स है वो कहाँ पर होगी, और इस तरह से आगे के आगे आपने बनाते जाने हैं MCQ ताकि कुछ भी पूछ सकता है वो। फिर है जी 15 में विच कंट्री होस्टेड 2024 समर ओलंपिक्स, ये हमने कर लिया। फिर है जी नोबेल पीस प्राइज़ 2025 का जो अमन का इनाम है वो किसको मिला है, वो मैरिया कोरिना को मिला है, मैरिया कोरिना मचेडो। वो कौन से मुल्क की रिहायशी थी या किस मुल्क से उनका ताल्लुक था, तो सी ऑप्शन इसमें सही है, वेनेजुएला, वेनेजुएला से इनका ताल्लुक था, तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ इसलिए मिला कि वहाँ इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए काम किया था। नोबेल पीस प्राइज़ का मतलब ये है, अमन का जो नोबेल प्राइज़ है, अमन के लिए दुनिया में जो लोग काम करते हैं उनको ये मिलता है, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मुझे दिया जाए। खैर, मैरिया कोरिना अपोजिशन लीडर भी रही हैं, और ये निकोलस मदुरो, जिसको अमेरिका ने गिरफ़्तार करके अमेरिका ले गया था अपने पास, तो उसके ख़िलाफ़ ये काम कर रही थी, तो इनको इसलिए डेमोक्रेसी की फ़रोग देने के लिए, डेमोक्रेसी में काम करने के लिए इनको ये इनाम मिला। फिर 17वें में है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर कंट्रीज़, ठीक है जी, आखिरी जो है वो हल है या आखिरी सांस होती है किसी मुल्क के लिए जब उसकी इकॉनमी डाउन होती है, तो 17 में है जी बी ऑप्शन इसका सही है, IMF उसके काम आता है। जिस तरह से पाकिस्तानियों को तो हर किसी को पता है IMF, जब भी पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत होती है, डॉलर की ज़रूरत होती है, IMF की तरफ भागता है पाकिस्तान। 18 में है, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपीय यूनियन इज़ प्राइमरली लोकेटेड इन, 18वें का सी ऑप्शन सही है, ब्रसल्स, ये बेल्जियम का शहर है ब्रसल्स, यहाँ पर यूरोपीय यूनियन जो कि यूरोप के ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है। 19वें में है, विच कंट्री चेयर्स ब्रिक्स, 2026 में कौन से मुल्क के पास ब्रिक्स की सदारत है। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पहले 4 मुल्क थे, फिर साउथ अफ्रीका इसमें आया, और इसी तरह से अभी गालबन इसमें 10
या 11 ममालिक हो चुके हैं, जिसमें इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान ने भी ज्वाइन कर लिया, इंडोनेशिया ने भी ज्वाइन कर लिया, यूएई और सऊदी अरब ने भी ज्वाइन कर लिया। लास्ट इसमें ज्वाइन किया है इंडोनेशिया ने। ठीक है, तो ये अभी करंटली 2026 में इंडिया, इसका प्रेसिडेंसी इसकी इंडिया के पास है, यानी इसकी जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं वो इंडिया में हो रही हैं। हु इज़ द विनर ऑफ HBL PSL 11वां एडिशन जो है 2026 में हुआ, उसका विनर कौन है? वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, पिशावर ज़ल्मी या हैदराबाद किंग्समैन। तो पिशावर ज़ल्मी ने इसको जीता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 23 मार्च 1940 को। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी आपने डेट भी याद रखनी है, सिर्फ 1940 नहीं याद रखना, 23 मार्च भी याद रखना है। मिंटो पार्क में ये पास हुई थी, लाहौर में। फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर जो थी उसका जो बानी था, उसकी जो बेस रखी, फाउंडेशन रखी, वो बाबर ने रखी थी 1526 में। द लास्ट मुग़ल एम्परर वाज बहादुर शाह जफ़र। ये ऑब्वियसली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसमें सही है। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे। हु बिल्ट ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसमें आप देखें कि ए ऑप्शन सही है, शेरशाह सूरी। GT रोड जो है आज भी पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, ये बनाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी अकबर के बाद हुमायूं को जब तख्त मिला तो ये उसका खलीफा था, उसने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। तो फिर इसने हुमायूं को एग्ज़ाइल में भेज दिया था, हुमायूं छुप रहा था, पनाह ले रहा था। तो उस दौरान इसने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छा ये लीडर साबित हुआ था। लेकिन दोबारा जब ये इसका इंतकाल हुआ तो इसके बेटे को हुकूमत मिली शेरशाह सूरी के, तो दोबारा हुमायूं ने अटैक करके उससे ये हुकूमत छीन ली। आदिल शाह उसका नाम था, शेरशाह सूरी के बेटे का। 25 क्वेश्चन नंबर है, द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे जी। 26 में है, द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन, शिमला एग्रीमेंट कहाँ पर साइन हुआ था? एक थी शिमला डेपुटेशन जो 1905 में मुसलमान लेकर गए थे अंग्रेज़ के पास, और फिर इन्होंने बहुत सारी इनकी डिमांड्स थी, मुस्लिम लीग उसके जो है वो बाद में बनी थी। फिर है जी शिमला एग्रीमेंट जो था वो 1972 में हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी। 1971 की जो जंग हुई थी उसमें 90,000 कैदी इंडिया के पास चले गए थे, उनको छुड़ाने के लिए ये एग्रीमेंट किया था शिमला में, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश का ये दारुल हुकूमत है शिमला, उत्तर प्रदेश स्टेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ये बैक हो जाता है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 27, विच सिटी लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, रिवर रावी जो है दरिया रावी के किनारे पे कौन सा शहर है? तो ये ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लाहौर लाई करता है दरिया रावी के किनारे पर। इसके हवाले से बाकी क्वेश्चन भी बनाएंगे कि बड़े बड़े जो फेमस रिवर्स हैं, झेलम है, चनाब है, या दुनिया में थेम्स और तिबर रिवर हैं, इनके किनारे पे कौन कौन से शहर हैं, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन पहला है इसलिए इसको आसान बनाया है, और इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो LDC वगैरह के लिए भी हैं, ठीक है, उनका टेस्ट इजी होगा, तो उसके हवाले से भी ये बना है ताकि सबकी ये हेल्प हो जाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, लाहौर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास हुई थी, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास हुई थी। पाकिस्तान के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने ये पार्लियामेंट में पेश की थी, और ये 12 मार्च 1949 को पास हुई थी कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका जो बेसिक, उसकी जो बेस होगी वो इस्लामिक आइडियोलॉजी पे होगी, और उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हुकूक का भी हम ख्याल करेंगे, लेकिन जो आइन की नेचर होगी वो इस्लामी होगी। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमulgated इन, पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब पास हुआ या वो कब अमल में आया? वो 1956 में पास हुआ था, और 23 मार्च को ये पास हुआ था आईनी असम्बली से, कानून साज असम्बली से। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। 30वां है, पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर पावर इन, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर मुल्क कब बना?
पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर मुल्क बना 1998 में 28 मई यौम तकबीर का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है। विच प्लैनेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉन मून्स? 31 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो प्लैनेट है, कौन सा सियारा है जिसके सबसे ज़्यादा, जिसके ऊपर मून हैं या सैटेलाइट्स हैं। 31 का बी ऑप्शन सही है, सैटर्न। ठीक है जी। फिर है DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। सॉरी, इसकी स्पेलिंग भी आपने देखनी है और ए ऑप्शन सही है जी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड 32वें का ए ऑप्शन सही है। फिर है 33वां क्वेश्चन नंबर 33, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है जी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जी। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट? जब इंसान की स्किन सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में जाता है तो यानी सूरज की रोशनी में कौन सा हमें विटामिन मिलता है? 34 का हमारे पास डी ऑप्शन सही है, विटामिन डी मिलता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर है जी द पावर हाउस ऑफ सेल इज, सेल का जो पावर हाउस है यानी उसको जो पावर देता है, 35 का सी ऑप्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। 36वां है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका ए ऑप्शन सही है। अगर ये किलोमीटर्स में आता है तो 3 × 10 पावर 5 होता है और यहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड आ जाता है, क्योंकि किलो की पावर 10 पावर 3 होती है, तो यहाँ से 8 में से 3 माइनस हो जाएंगे, तो 3 × 10 पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही है। फिर है जी विच गैस कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो माहौल, क्योंकि एयर है, एयर की कंपोजिशन हमारे पास है, नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तकरीबन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, 19 से 21%, तो नाइट्रोजन ऑप्शन यहाँ पर सही है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अभी अर्थ के अंदर भी पूछ लेंगे कि कौन सा मेटल है या मिनरल है या कौन सी एलिमेंट पाया जाता है, वो अलग हैं जी। ठीक है, वो अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये सिर्फ एटमॉस्फेयर में है, ये हर जगह पर अप्लाई नहीं कीजिएगा। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, 38 का बी ऑप्शन सही है। पेनक्रियाज जो हमारा होता है, पित्ता जो होता है, वहाँ से इंसुलिन रिलीज होती है, बी ऑप्शन सही है। 39 में है द फर्स्ट रेवलेशन वाज रिसीव्ड इन, जो पहली वही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो कहाँ पर आई थी? वो जी गारे हिरा में आई थी। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बताया हुआ है उन्होंने, केव ऑफ हिरा, दूसरा कोई केव दिया ही नहीं हुआ, गारे हिरा में आई थी। और ये गारे हिरा जो है वो जबले नूर मक्का में ये वाक़ है। ठीक है जी, ये भी पूछा जाता है कि गारे हिरा कौन से पहाड़ में है, तो जबले नूर, ठीक है, उसमें ये वाक़ है और ये मक्का में वाक़ है। 610 ईस्वी में 610 AD में ये रिसीव हुई थी, फर्स्ट पहली वही। ठीक है जी, और जिब्राईल अमीन ये लेकर आए थे। 40th में है द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के पहले खलीफा थे, सी ऑप्शन इसमें सही है। 41 में द बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन, जंगी बदर 2 हिजरी में लड़ी गई थी, 17 रमज़ानुल मुबारक था ये। ठीक है जी, और 624 AD में ये लड़ी गई थी कुफार मक्का के साथ। ठीक है। 42 में ज़कात इज़ वन ऑफ दी, ये पिलर ऑफ इस्लाम है। ठीक है जी, पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के 5 पिलर हैं। ठीक है, जिसमें ज़कात भी आता है, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात आता है। ज़कात फ़र्ज़ उसी पर है जिसके जो इसके साहिब इस्तिताअत रखता है, यानी आप इसको फ़र्ज़ नहीं कहेंगे, वन ऑफ दी, आप ज़कात को फ़र्ज़ नहीं कभी भी लिखेंगे, ये लिखेंगे पिलर ऑफ इस्लाम है। ठीक है, जिस तरह से हज साहिब इस्तिताअत के ऊपर ही है, जिसके ऊपर खर्च करने के इतना खर्च करने की सकत होगी जिसमें, उसके ऊपर होती है। तो इसी तरह से ज़कात भी उसी के ऊपर है जो जिसके पास निसाब हो पूरा, यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो या इतना माल हो, उसके बराबर 1 साल के लिए रखा हुआ हो उसने, तो फिर उसके लिए ज़कात उसके ऊपर वाजिब होगी। ठीक है, ये फ़र्ज़ वैसे नहीं आपने लिखना।
43 विच सूरा इज़ नोन एज हार्ट ऑफ कुरान, ठीक है, सूरा यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। 44 द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड इन 6 हिजरी में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन हुई थी, ठीक है, मुसलमानों और कुरैश के दरमियान में हुई थी और फिर 10 साल का ये एग्रीमेंट था। 45 में विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट, Ctrl+S से अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहें तो वो सेव हो जाता है। 46 में है इन MS एक्सेल अ फार्मूला ऑलवेज बिगिन विद इक्वल के साइन से आप कोई भी फार्मूला शुरू करेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। व्हाट इज़ IP स्टैंड्स फॉर, 47 का ए ऑप्शन सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 48 में है विच डिवाइस कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर, 48 का सी ऑप्शन सही है, राउटर जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। 49 में है FIA स्टैंड्स फॉर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, FIA की शॉर्ट फॉर्म है और इसी तरह से FIA जो है वो 1974 के FIA एक्ट 1974 के अंडर बनाया गया था, ठीक है जी। तो ये आखिर में इसकी हमने की भी दे दी है आपको, ये देखें, ठीक है। जिन लोगों को ये PDF चाहिए आप अपना नंबर या अपनी ईमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में मेंशन करें तो आपको ये पूरा PDF आपको दे दिया जाएगा। ये पार्ट 1 था, इसके 50 क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ अगली वीडियो में शेयर कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इसके अलावा किसी भी किस्म की क्वेरी है, कोई भी टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं या इस टेस्ट में आप कोई एडिशन करवाना चाहें कि भाई इसमें ये क्वेश्चन शामिल करें तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।